बजट के आदाद शुमार हैं ये ज़ाहिर शहबाज शरीफ ने भी आज ये कहा कि ये बिल्कुल जाली हैं, क्योंकि अगर एक गरीब की जेब खाली है तो फिर इसका आपको क्या करना है। आटा महंगा नहीं, आटा सस्ता नहीं हुआ, चीनी सस्ती नहीं हुई, जितनी अशियाएँ ज़रूरी हैं उनमें से कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। ये जो टैक्स रिलीफ आपने दी ये तो सिर्फ अमीरों के लिए, इसमें गरीब के लिए क्या था इस बजट में? देखिए, इसके अंदर तो गरीब के लिए ये है कि सबसे पहले तो मेन एक इंडिकेटर है कि आपका जो मिनिमम वेज है, जो पहले 17,000 था, किसी सूबे में 18,000 था, उसको हमने मैक्सिमम करके 20,000 किया है। KPK में 20,000 भी किया, 21,000 किया है। टारगेट रेट एक तो नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि टारगेट सब्सिडीज दी जा रही हैं। वेरियस प्रोग्राम जो आपने सानिया मिस्टर साहिबा कर रही हैं, उसके अंदर गरीबों को 15 मिलियन फैमिलीज को मिला, टारगेट सब्सिडी मिली है। वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसको होगा। नंबर 3, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो नया एक कॉन्सेप्ट आया इस बजट के अंदर कि आड़तीस को खत्म किया गया है। आड़ती एक था जो प्राइस मैनिपुलेट बहुत कर रहा था आम आदमी की चीजों पर, यानी गंदम पर, चीनी पर, हर चीज के ऊपर आड़ती रोल प्ले करता था। इस बजट के अंदर आड़तीस को निकाल कर डायरेक्ट लोन दिया जाएगा, 1% लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी बैंक्स को, और बैंक्स आगे किसान को, छोटे फार्मर्स को, उनको 9% पर देंगे। अभी आड़ती जो उसको दे रहा था वो 9% मार्कअप पर नहीं, वो 60-70% मार्कअप पर दे रहा था, जो जिसकी वजह से महंगाई बहुत आ रही थी। ये जो आड़ती का रोल निकल जाएगा, और फिर कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह, साइलो स्टोरेज, गंदम वगैरह, चावल वगैरह रखने के लिए, स्टोरेज वगैरह के लिए भी फाइनेंसिंग की जाएगी। लोग प्राइवेट सेक्टर वो भी लगाएंगे इस, और उसके ऊपर जो स्टोरेज में आप रखें, कोल्ड स्टोरेज में या गंदम के स्टोरेज में रखेंगे, साइलोज में रखेंगे, उसके ऊपर एक सर्टन किराया दिया जाएगा जो बहुत मिनिमम किराया होगा। उसकी वजह से ओवरऑल हर एक चीज की कीमत नीचे आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, गरीबों के ऊपर करेगा, जो आम गंदम, लेकिन नोमान साहब, जब ये पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 610 अरब रुपए है, जब ये पेट्रोलियम लेवी वसूल की जाएगी लोगों से, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये जिन चीज़ों की कीमत की कमी की आप बात कर रहे हैं, ये तो दोबारा रिवर्स हो जाएंगी, ये तो फिर बढ़ जाएंगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। मतलब कि वो जो है, अभी हम कोई 20 रुपए पर लीटर की, मेरे ख्याल में मेरे अंदाजे में अगले 1 साल के अंदर पेट्रोल की, डीजल की कीमत इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना टैक्स टारगेट भी अचीव करना है, और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 900 बिलियन का है, जो आम लोगों को हेल्प करेगा, रोजगार प्रोवाइड करेगा, उसको भी फाइनेंस करना है। तो आपने कहीं तो टैक्स लगाना है, किस पर तो टैक्स लगाना है। अब नोमान साहब, एक गरीब की मोटरसाइकिल में भी ये पेट्रोल डलता है, उससे भी आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। एक गरीब के रिक्शे में भी ये पेट्रोल डलता है, एक गरीब की बस में भी ये पेट्रोल डलता है। ये जब तमाम गरीबों से ही आपने टैक्स वसूल करना है, तो फिर इस बजट को गरीब दोस्त कहने की जरूरत क्या थी? नहीं, इसके अंदर जो ठीक है आप कह रहे हैं, पेट्रोल या डीजल बस पर या ट्रैक्टर पर, हर चीज पर डीजल महंगा होने की वजह से महंगाई थोड़ी आएगी, लेकिन ये बहुत थोड़ी है एज कम्पेयर टू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कमी आएगी, वो बहुत सब्सटैंशियल होगी। ओवरऑल जो है ना, कमी इसके अंदर आएगी, लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगा, एंड ये जो प्राइसेस जो अभी आपको नजर आ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, नवाज साहब, ये जो लेवी का टैक्स आपकी गवर्नमेंट लगा रही है, ये 610 अरब वसूल करने हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि ये भी ये अमीरों से वसूल किया जाता, ये 1300-1800 सीसी गाड़ियां जो पेट्रोल स्टेशन पर जाएं, ये सिर्फ उनसे ये लेवी वसूल किया जाए, वो गरीब मोटरसाइकिल वाले से ना वसूल किया जाता? कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। नहीं, सजेशन आपकी अच्छी, बड़े अच्छे सजेशन आ सकते हैं, लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। फिर क्या होगा, 2 नंबरी वगैरह शुरू हो जाएगी, 1800 सीसी या 1500 सीसी या 1300 सीसी आता है गाड़ियों का, वो पेट्रोल शो करेगा कि जी मैंने 800 सीसी में डाला। तो एक किस्म का ये प्रॉब्लम आता है। तो इम्प्लीमेंट करना वो चीजें, जैसे अभी कारा साहब बात कर रहे थे कि जी ये 2-3 उन्होंने बातें की, बड़ी अजीब सी बातें की। एक उन्होंने कहा कि जी गाली गलोच की चीज नहीं, एग्री, गाली गलोच की नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने आस्क हिम कि ये कौन है जो कहता है नाहिल, नालायक, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, ये कौन कहता है? ये इनका लीडर कह रहा है ये चीज। फिर कौन इनवाइट करता है आर्मी को आकर सिविलियन के उसमें इन्वॉल्व हो जाए? ये अपोजिशन वाली आर्मी को इनवाइट करते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक किस्म की चीजें पेश करते हैं। तो ये चीजें इस तरह, तो मेरा ख्याल नामौजूद अनडेमोक्रेटिक भी है, और कोई एंड ऑन टॉप ऑफ इट सजेशंस। नवाज साहब, ज़ाहिर है वो ये सिलेक्टेड और दूसरी टर्म्स वो तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको चोर डाकू कहा जाता है, फिर वो चोरी और डकैती साबित भी नहीं हो पाती। बहरहाल जो हुकूमत ने अभी अपनी आमदन का टारगेट रखा है 5,900 अरब के करीब, और अखराजात आपके कोई 7,900 अरब के करीब हैं। ये जो फ़र्क है, और फिर कर्ज़ों की किस्तें भी अदा करनी है कोई 3,000 अरब से 3,500 अरब के करीब, तो ये फ़र्क जो बन जाता है, ये कोई 7,000 अरब के करीब बन जाता है। ये फ़र्क कहाँ से पूरा होगा फिर? देखिए, एक तो टारगेट हमने रखा
4800 का FBR का टारगेट रखा, जो कोई लोग कहते हैं कि बहुत ही वो टारगेट है, हाई टारगेट है, नहीं, उसे मेरे ख्याल में तो बड़ा इजीली अचीव हो जाएगा। पिछले साल भी पॉइंट ऑफ सेल पर जो हमने लगाया 10,000 पॉइंट ऑफ सेल थे, अब हमारा 70-80 हज़ार करने का टारगेट है पॉइंट ऑफ सेल, उससे भी रेवेन्यू आएगा। बाकी जो चीज़ें सारी, बैलेंस शीट इज बैलेंस्ड, उसके अंदर जो प्रोजेक्शन जो है ना 150 बिलियन की जो एडिशनल हम कहते हैं FBR के पास टैक्स रेवेन्यू आएगा कि वो डिजिटलाइज कर देगी, और जो करना भी चाहिए था डिजिटाइज कर देगी, पेपरलेस हो जाएगी, इकॉनमी हो जाएगी, बेसिकली डिजिटाइज, नॉट इवन पेपरलेस, डिजिटाइज हो जाएगी। तो फिर आपको टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करना, वायलेटर्स को आइडेंटिफाई करना और उसको पकड़ना हो जाएगा, और वो आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे और एग्जिस्टिंग टैक्स पर कितना तंग नहीं करेंगे और उसको वैसे ही रहने देंगे, लेकिन टैक्स बेस को ब्रॉड कर, उधर से रेवेन्यू आ जाएगा। So I don't think there's much of a problem, बल्कि in fact just to add on, कि ये जो ग्रोथ बात करते हैं ना कि 3.94 को क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के, मेरे ख्याल में तो अभी भी 3.94 थे, 4.1 4.2 की ग्रोथ थी। नेक्स्ट ईयर टारगेटेड 4.8 है, लेकिन मार्क माय वर्ड्स टुडे, मैं आपको श्योर करता हूँ नेक्स्ट ईयर इसी वक्त हम बैठेंगे और ये 5+ को ग्रोथ होगी। आई एम द बिजनेस कम्युनिटी ओवरऑल पाकिस्तान इज सो होपफुल। नोमान साहब कहने और सुनने में तो, नोमान साहब ये कहने और सुनने में तो जाहिर है सब बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक आइडियल सिचुएशन लगती है, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले FBR के चेयरमैन शब्बर ज़ैदी साहब को लाया गया था FBR में इस्लाहात करने के लिए, वो नाकाम हो गए, इस सिस्टम से हार कर वो चले गए, ख़राबी सेहत का बहाना बनाकर उन्होंने वो सीट छोड़ दी, और फिर अब वो बाद में बताते हैं कि कितना मुश्किल था इस निज़ाम को तब्दील करना। जब वो नहीं कर सके, जिनको प्राइम मिनिस्टर का एतमाद हासिल था, तो ये आप अपनी ये टैक्सेस के टारगेट और FBR के निज़ाम में इस्लाहात ये किस तरह लाएंगे, कैसे इतना आसान हो जाएगा जिस तरह आप बयान कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जो आपने पिछले 25-30 सालों में इस मुल्क को, हर इदारे को तबाह किया है, उसको आप समझते हैं कि 2-3 साल में ठीक हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है। जिस स्टेज पर हम पहुंचे हैं, जो हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी, चीज़ें गलत थी, उसको ठीक अभी तक 3 साल में जो कुछ ठीक हुई हैं, अब आपको ग्रोथ नजर आएगा। लेकिन एग्रीड कि जो आपकी मिनिस्ट्रीज में, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी नाअहली और करप्शन आ गई है, कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी उसकी नहीं है, उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है उस डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर है ही नहीं। उसको वो इसलिए हुआ है कि पिछले सालों में, 20-25 सालों में आपने सियासी लोगों को मुकर्रर किया और उनसे अपने फायदे उठाए, अपने फाइनेंशियल गेन्स की उठाए, जो हम जिसको आइडेंटिफाई करके कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसीड करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको अभी कहता हूं कि मेरा नहीं ख्याल में एक भी ये जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, एक भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कोई अपना रिकॉर्ड नहीं छोड़ता है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ता है, कोई विटनेस नहीं होता है, कोई उसका दस्तखत नहीं किया होता, मैंने इतना करप्शन, इम्पॉसिबल टू कैच होल्ड ऑफ हिम। लेकिन अब एक चीज शुरू होगी कि खान साहब के ऊपर एज अ प्राइम मिनिस्टर, अगर वो अपने जहांगीर तरीन जो उसका दोस्त कह दें या बड़ा करीब उसको समझ उसको कह दें, उसको उठाकर 1 सेकंड उसने बाहर किया, तो ये बाकी मिनिस्टर्स और बाकी पार्टी वाले सेनेटर्स, MNA MPs क्या है, ये सब डरते हैं, ये सब डरते हैं। नोमान साहब, अगर ये कोई व्हाइट कॉलर क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाएगा, तो ये वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल ज्यादा स्मार्ट हैं या हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको पकड़ सके? देखिए, हमारा जो मसला हम केस बनाते हैं, प्रोसिक्यूशन इज वेरी वीक, प्रोसिक्यूशन इज वेरी वीक। ऑन द अदर हैंड जुडिशरी जो है ना, वो जो है ना, वो बियॉन्ड एनी डाउट किसी को, क्रिमिनल को सजाई नहीं देती है, बियॉन्ड वो जो कानून में लिखा हुआ है। ये इससे तो जो वेस्टर्न जुडिशरी है, वो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते हुए भी उसको प्रोसिक्यूट करती है, उसको सजा देती है। पाकिस्तान में कहते हैं नहीं, हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए कि मिस्टर फलाने ने इस तरह मोटर M1 के अंदर। नोमान साहब, आज जब आप आज की तारीख में कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन इज वेरी वीक, तो अब आपकी हुकूमत को आए 3 साल हो गए, इसका मतलब कि आप अपनी हुकूमत की इस मामले में नाकामी का भी एतराफ़ करते हैं? 3 साल में जो इस्लाहात हो सकती थी, क्या उनका आगाज़ हुकूमत ने किया? कहीं इसका एक नुक्ता आगाज़ आपको कहीं कोई नज़र आता है? बहुत चीज़ों में किया, काफ़ी चीज़ों में किया। प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करने में कुछ कोशिश हमारी KPK में मैं देखता हूँ, एक पूरा एक स्कूल बन गया है। प्रोसिक्यूटर्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, उनको ट्रेनिंग देता है, सब कुछ करते हैं, फंडेड था, फॉरन फंडेड वो था, इस तरह बाकी प्रोसेस बना है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी वीक। वो हमारे पास वो फ्रांसिक वो चीज़ें ही नहीं है कि हम उसके एविडेंस ले आए सामने कि इसने इस तरह करप्शन की थी ऊपर से। लेकिन जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिला, FATF, जो हम सब कहते हैं FATF खराब है, मेरे ख्याल में FATF पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फायदे में रहा। हुंडी को खत्म करने में FATF का बड़ा हाथ था। जो आपके रिमिटेंस ज्यादा आनी शुरू होगी, उसमें FATF का बड़ा हाथ था। ओवरऑल जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, इसमें FATF का जो हुंडी सिस्टम पाकिस्तान में खत्म किया गया है, और डॉलर को डिवैल्यू कर जो
68 पर ले गया, फिर अब 155 156 पर आ गया। इसका मेजर हाथ है इकोनॉमी को बेहतर करने में और इस ग्रोथ के अंदर जो आजकल आप लोग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।